नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बढ़ती उम्र के जलवे। दोस्तों, मेरी रोहन नाम के लड़के से 3 साल से सगाई हो चुकी थी और अभी तक वो लोग शादी नहीं कर रहे थे। उनके बहुत बहाने थे कि हम घर बना रहे हैं, तो कभी कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम तैयारी कर सकें। मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई तो मेरी सास भी जिंदा थी, लेकिन अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। सगाई पर मेरी ननद भी मौजूद नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी। अब तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। वह भी वापस आ गई थी और घर पर ही रहती थी। उसको कोई नौकरी नहीं मिली, घर पर ही रहती थी। उनको भी जरूरत थी घर पर किसी औरत की। मेरी ननद से सारा कुछ नहीं होता था। उसे तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे घर में लाने को तैयार नहीं थे। मेरे अपने होने वाले पति के साथ सगाई हुई थी, इसलिए उससे फोन पर कभी कभी बात कर लेती थी। उसका कहना था कि मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। वह कहता था कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो सब कुछ ठीक होता था, हर काम वक्त पर होता था, लेकिन जब से सब कुछ बाबूजी के हाथ में गया है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वैसे मैं शायद इस दुनिया की पहली लड़की थी जिसे अपनी सास के चले जाने का बहुत दुख था, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी औरत लगती थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं समझ गई थी कि अच्छी इंसान है और मेरे साथ उनका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पति तो सुबह जाएगा रात को आएगा, पूरा दिन तो मैंने अपनी सास के साथ गुजारना है। और रही बात मेरी ननद की, तो उसको तो मैंने देखा ही नहीं था। ऐसी भी क्या पढ़ाई की, वह अपने भाई के सगाई में भी नहीं आई थी, लेकिन अब तो वापस आ गई थी। अब पता नहीं इनका कौन सा बहाना रह गया था जो ये लोग शादी ही नहीं कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि कुछ भी न करें, बस 2 लोग ले आइए और आकर बेटी को ले जाएं। हम बड़ी बेटी को विदा करेंगे, फिर छोटी की शादी करनी है। 3 साल हो गए हैं सगाई को, अभी तक तो हमारी औलादें भी हो जानी थी। ये अच्छी बात नहीं है, अपने घर वालों को समझाओ। कब तक मैं बैठी रहूंगी? तुम मुझसे सगाई कर चुके हो और मुझे मेरे घर में बिठा कर ही बूढ़ा कर दोगे क्या? दोस्तों, मैं अपने पति को थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन हमें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं था, पर 3 साल बहुत होते हैं। जब आप 3 साल तक किसी से बात करते हो तो फिर प्यार भी हो जाता है और सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब मुझे उससे शर्म नहीं आती थी। मैं बस कहती थी कि मुझे ले जाए मेरे पूरे परिवार में। किसी की सगाई भी इतनी लंबी नहीं हुई। सब कहते थे कि कहीं सगाई तोड़ ना दे, क्योंकि सगाई तो बहुत आसान है। जब रोहन ने यह बात सुनी कि मेरे घर वाले कहते हैं कि कम धूमधाम से आएं और आकर ले जाएं, तो उसने कहा कि ये तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी अच्छी बात कर दी है। बाबा को कहता हूँ, हमें ये सब कहना तो नहीं था। हमारी भी इसमें इज्जत खराब हो रही थी। फिर सब यही कहते कि अगर सब कम खर्च से ही करना था तो 3 साल इंतजार क्यों किया। जब सगाई हुई थी तो कहा गया था कि 3 महीने बाद रुखसती होगी, और अब 3 साल हो गए थे। मेरी दूसरी बहन का रिश्ता आ रहा था और उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी। अब भी लोग बातें कर रहे थे, कभी सगाई के बाद भी 3 साल तक कोई इतना इंतजार करता है भला? बस मेरे ससुर और मेरे पति के 2 रिश्तेदार आए थे और मेरी ननद भी थी। शादी की रस्म होने लगी। मेरी ननद बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, ना उसे किसी चीज का शौक था ना कुछ। उसके भाई की शादी थी, फिर भी ऐसे सादा से कपड़े पहनकर चली आई। ना चेहरे पर कुछ लगाया, ना मेरे पास बैठी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। भगवान माफ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कुंवारी लड़की नहीं, बल्कि कोई विधवा है जो हर वक्त अपनी विधवापन का शोक मनाती रहती है। खैर, मेरी विदाई हो गई और मैं इस घर में आ गई। इस घर में भी कुछ बहुत ही अजीब हरकतें होती थी। मेरे ससुर क्या काम करते थे, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं था। वो कभी कोई काम करते, कभी कोई। मेरी ननद पूरा दिन डरी सी घर में
ऐसे फिरती रहती थी जैसे अभी कोई दीवार फांक कर घर में आ जाएगा और घर में जो कुछ भी है वह लूट के ले जाएगा। मुझसे कोई बात भी नहीं करती, बस काम की बात करती थी। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती और उसे कुछ कह देती तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी। दोस्तों, घर में जैसे ही ससुर कदम रखते मेरी ननद के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था। अजीब सी हालत में आ जाती थी, जैसे डर रही हो। वो मेरे ससुर से जाने क्यों इतना डरती थी। उनके आते ही कमरे में चली जाती और जो वो कहते बस उस पर हाँ में सिर हिलाती रहती। जब आप सोचते हैं कि आपकी एक ननद भी है तो आप यही समझते हैं कि उसके साथ आपका गुजारा बड़े मुश्किल से होना है। और यह देखने में सुंदर भी थी। जवान तो नहीं लगती थी, पर कहते थे कि जवान है, कुंवारी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे लगा कि इसके साथ मेरे झगड़े होंगे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ तो चलो, झगड़ा नहीं हुआ तो इंसान प्यार मोहब्बत से तो रहता है। ऐसा भी कुछ नहीं था, बस अपनी दुनिया में लगी रहती थी। ऐसा लगता है जैसे मुंह में सुपारी रखी है, कुछ बोलती नहीं थी। उसके साथ मुझे घर में छोड़कर जब सारे चले जाते तो मैं भी बहुत बोर होती। मैंने सोचा था कि चलो पीछे एक औरत होगी तो बंदा बात कर लेता है। वह नंद भाभी भी आपस में बातें करती हैं जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और हमारा क्या ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर भी वह मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरा पति भी चला जाता, मेरे ससुर भी चले जाते थे। ऐसे में सोचती थी कि चलो मिल बैठकर कोई बात करेंगे, अपने भाई के बारे में कोई पुरानी बात बताएगी, हंसी मजाक करेंगे, कभी पानी पूरी खाने जाएंगे, कभी मार्केट जाएंगे। पर ऐसा लगता था मेरी नंद की आत्मा मरी हुई है, उसे किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी बात का कोई शौक नहीं है, बस ऐसे ही है। जबकि जवान लड़कियां ऐसी कहाँ होती हैं। मेरे ससुर से बहुत ज्यादा डरती थी, जो कहते थे मान लेती थी। उनके आने की आवाज सुनती तो बस डर के अपने कमरे में चली जाती। लगता है बचपन से ही उसे डराया हुआ था, लेकिन किसी की एक बेटी हो तो वह तो उसको बड़े प्यार से रखता है, बड़ा लाड करता है। ससुर ने उसको डराया क्यों हुआ था? मेरे ससुर से तो मेरा पति नहीं डरता था। यह किस किस्म की नंद थी? मेरे घर में मेरी सास नहीं थी, इसको तो मेरी सास का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन यह तो अपनी दुनिया में बिजी रहती थी। दोस्तों, मेरे पति का काम भी ऐसा था कि कभी कभी रात को भी घर से गायब रहता था। अजीब बोरिंग किस्म के लोग थे, जैसे पता नहीं किस मुसीबत में थे। इनको किसी बात की खुशी नहीं होती थी और न ही गम का एहसास होता था। इनके घर कोई नहीं आता था। मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे। भगवान ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी। डॉक्टर से भी चेक करवाया था। डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस कुदरती देर हो रही है। ऐसी बातों पर तो अगर सास जिंदा हो तो बहुत ताने देती है, लेकिन मैंने सोचा वह तो जिंदा नहीं, लेकिन उसकी कमी मेरी नंद पूरी कर देगी। लेकिन उसने कोई बात ही नहीं की। मैंने उसको बताया भी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि भगवान अच्छा करेगा, बस इतना कहकर चुप हो गई। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर मुझे इलाज करवाने की क्या जरूरत थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। पति अच्छा था, रात को देर से आता था, लेकिन फिर भी 2 घड़ी बैठ कर के प्यार भरी बातें कर लेता तो मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी। कभी कभी उसे कहती थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत अजीब हैं, तो कहता था कि बस यही है, माँ के जाने के बाद ऐसे हो गए हैं। मेरी नंद की मोहल्ले में कोई सहेली भी नहीं थी और हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। मैंने सोचा कि इस बेचारी का क्या कसूर है, ऐसे ही पड़ी रहती है। पढ़ाई भी उसने कर ली है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे ही नंद की शादी का नाम लेती तो मेरे से ससुर जी मना कर देते। एक दिन तो अपने पति से कहा कि आप बात करें, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं कि नहीं, अभी हमें इसकी शादी नहीं करनी। 25 साल की हो गई है और कब करनी है शादी इसकी? मुझे देखो, मेरी शादी के 3 साल आप लोगों ने जाया किए, फिर भी अभी मैं 21 साल की हूँ। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। जब इसे नौकरी भी नहीं करानी,
घर का वह कोई काम भी ठीक से नहीं करती, तो फिर इसे घर में क्यों रखा गया है। बेचारी पूरा दिन उदास रहती है। अब अपनी जुबान से बोल के तो नहीं कहेगी ना कि मेरी शादी करवा दी जाए। दोस्तों, मैंने अपने पति को समझाया कि जो जवान लड़कियां होती हैं, उनका शादी करने का दिल करता है। जाहिर है भगवान ने इंसान को इसी तरह बनाया है, उसे उसका पार्टनर चाहिए होता है। लेकिन अब वह मुंह से तो नहीं कहेगी ना कि भैया मेरी शादी करवा दो, और इस घर में तो आपकी माँ भी नहीं है और मेरे साथ अभी इतनी दोस्ती नहीं है कि वह मुझे कहे और मैं आप लोगों को कह दूं। लेकिन इतनी बात तो खुद समझनी चाहिए ना। ऐसा बहुत से घरों में होता है। जवान लड़कियों को घर बिठाया होता है, उनकी शादियां नहीं करवाई जाती और जब उनकी शादी की उम्र निकल जाती है तो फिर बुरे काम करती है, और अगर बुरे काम नहीं करती तो परेशान रहती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है, खुश नहीं रहती है। आपकी बहन को मैंने आज तक खुश नहीं देखा। आपकी शादी पर भी उसका मुंह बना हुआ था। इकलौते भाई की शादी पर तो बहन खुश होती है, नाचती गाती है, तैयार होती है। उसने तो बस सादे कपड़े पहने हुए थे, बाकी मुंह पर भी कुछ नहीं लगाया था। मेरे रिश्तेदार भी कह रहे थे कि इसको क्या हुआ है जो यह तैयार ही नहीं हुई, बीमार है क्या? तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ बीमार है। मेरे पति के दिल को यह बात लगी और उसने कहा मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। वह गया तो बात करने, लेकिन बात से फसाद बन गया। मैं तो आवाजें सुनकर ही बाहर आ गई। मेरे ससुर ने कहा मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अपनी बेटी को घर से भेज दूंगा तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मेरे पति ने कहा सारे अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जितनी भी लाडली बेटियां होती हैं, सब एक दिन रुखसत हो जाती हैं। मेरे ससुर ने कहा नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दहेज बना सके। मेरे पति ने कहा आज भी ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिनमें दहेज की जरूरत नहीं होती है। शक्लो सूरत की अच्छी है हमारी बहन, दुबली तली है, अपनी उम्र से कम लगती है। हो सकता है किसी अच्छी जगह इसका रिश्ता हो जाए। मेरी पत्नी भी तो बिना दहेज के आई है, उन लोगों में दहेज बनाने की हिम्मत नहीं थी। आपने भी इसके लिए कुछ नहीं बनाया, फिर भी आई है यह इस घर में, आराम से रह रही है, इसको क्या दिक्कत है? दोस्तों, मेरे ससुर ने बात बदल दी। कहने लगे कि तुम अब मुझे जताओ नहीं कि हमने तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ किया नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। 2 साल होने को आए इस घर में औलाद नहीं आई तुम दोनों की। अब अपनी बेटी को भी भेज दो ताकि घर सूना हो जाए। ससुर ने तो हमें ही ताना दे दिया, जबकि वे जानते थे कि हम दोनों में से किसी में भी कमी नहीं थी। पर यह एक बाप की बात नहीं थी। जैसे ही मैं अपनी नंद की शादी की बात करती, मेरे ससुर ऐसे तड़पते थे जैसे किसी मछली को रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती थी, पूछती थी इसका रिश्ता किया है या नहीं, तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ता था। खैर, मैं भी इधर उधर के झूठ बोल देती थी कि रिश्ता देखा हुआ है, लड़का बाहर रहता है, आ जाएगा तो शादी कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या बोलती थी। वह घर के कोई काम नहीं किया करती थी। एक दिन मैं आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी, जब मेरे ससुर की जेब से एक निहायत ही अजीब चीज निकली। इस चीज के बारे में मैं अच्छी तरह जानती थी और मेरे ससुर के साथ इस चीज का कोई काम हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी सास भी जिंदा नहीं थी। मेरी नंद ने भी वह चीज देख ली। जब उससे पूछा कि यह क्या चक्कर है, तो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे गुस्सा आया और वो चीज अपने कमरे में ले आई और अपने पति को दिखाई। मेरे पति ने वह चीज मेरे हाथ में देखी तो कहने लगा कि यह क्या तुमने हाथ में पकड़ रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, फेंको इसको। मैंने कहा कि शर्म तो आपके बाबूजी को नहीं आती, क्योंकि यह आपके बाबूजी की जेब से निकला है और आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं। मेरे पति तो हैरान रह गए और कहने लगे, तुम सच बोल रही हो, मजाक तो नहीं कर रही? मैंने कहा कि मैं ऐसी गंदी चीजों के साथ गंदे गंदे मजाक क्यों करूंगी भला? आपके बाप का जरूर कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो पूरा दिन घर से गायब रहते हैं और अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं होती। बेटी की शादी तक की परवाह नहीं,
बेटी घर में बैठी बूढ़ी हो जाए कोई परवाह नहीं, बेटी घर में बैठी बूढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनको अपनी ही मस्ती में लगे हैं। अब हमारे घर में तो ऐसी चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है, नहीं हमारे कोई बच्चे हैं, तो फिर यह गुब्बारा उनकी जेब में क्या कर रहा है। दोस्तों, मेरे पति सर पकड़कर बैठ गए और मेरे सामने शर्मिंदा भी होने लगे। कहने लगे, क्या करूं? माँ भी तो इस दुनिया से जल्दी चली गई है, वह भी वक्त से पहले। हो सकता है कि उनका शादी करने का दिल करता हो। तो मैंने कहा कि जवान बेटी घर में बैठी है और बाप को शादी की पड़ी है। चलो ठीक है, करनी है तो करें शादी, लेकिन पहले अपनी बेटी की शादी करवा दे। फिर उसके बाद हम भी यह कहने के काबिल होंगे कि बच्चों की शादियां हो गई हैं। पापा जी को तन्हाई सताती थी तो कोई औरत या विधवा औरत ढूंढ के पापा जी की शादी करवा देंगे। हमें इसमें क्या दिक्कत होगा? उनकी अपनी जिंदगी है, अभी उनकी उम्र भी है, लेकिन पहले उनको कहें कि अपनी बेटी की शादी करवाएं। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी कि इस लड़की की शादी करवा दो, तो वह भी कहता था कि हाँ सोचते हैं, लेकिन कुछ करता नहीं था, क्योंकि जब भी शादी की बात करता था बाबूजी कोई ना कोई बात कर देते थे। अब मेरे पति ने कहा कि हमें यह मामला अपने हाथ में लेना होगा, खुद ही कोई लड़का तलाश करना होगा, और ऐसा लड़का जो दहेज भी ना मांगे, तो फिर जाकर यह मामला हो सकता है, वरना बात तो बाबूजी के ठीक है कि हम दहेज कहाँ से लाएंगे। मेरे पति ने कहा, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? तो मैंने कहा, हाँ, मेरा एक कजिन है, मेरे चाचा का बेटा, बहुत अच्छा है, उसकी कपड़े की दुकान है, घर भी उनका अपना है। मैं उनको कहूँगी तो वह मना नहीं करेंगे और आराम से रिश्ता करवा देंगे। मेरे पति ने कहा कि कल हम दोनों उनके घर चलते हैं, जरा मैं लड़के को देख लूं, फिर मैं पापा जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर उन लोगों ने तो वैसे भी इनकार नहीं करना और शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा सोचा है आपने। अगले दिन मैंने और मेरे पति ने मेरे कजिन के घर जाना था, उनको मैंने उन लोगों को कॉल कर दी थी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर दावत के लिए आएं। दोस्तों, मैंने सोचा क्यों न अपनी नंद को भी साथ ले चलें, उनकी नजर में लड़की आ जाएगी, फिर जब उनसे बात करेंगे उनको पता होगा कि किस लड़की की बात हो रही है, तो फिर ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा। मेरे पति ने कहा, तुम तो बड़ी समझदार हो। मैंने कहा कि मैं तो हूँ ही समझदार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि इसकी शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह बात भी तो मेरे हक में ठीक है, फिर सारा घर मेरा हो जाना था। मेरे पति ने कहा कि तुम लोग शाम को तैयार रहना और मैं रिक्शा लेकर आ जाऊंगा, फिर हम तीनों चलेंगे। मैंने अपनी नंद से कहा कि तैयार हो जाओ, तो वह कहने लगी, नहीं जाना, ना ही पापा जाने देंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाने देंगे? क्या किसी गैर के साथ जा रही हो? अपने भाई और भाभी के साथ जा रही हो? चलो तैयार हो जाओ। वह बहुत जिद कर रही थी कि जिसकी हद नहीं थी, तैयार ही नहीं हो रही थी। जैसे तैयार हो जाएगी तो ससुर जी आकर उसके साथ पता नहीं क्या करेंगे। फिर मुश्किल से उसे तैयार करवाया। दोनों तैयार होकर बाहर ही बैठे थे, क्योंकि मेरा पति रिक्शा लेने गया था। इधर मेरा पति घर में दाखिल हुआ, उधर ससुर भी आ गया। हम दोनों को देखकर पूछने लगे कि कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने बताया कि दावत है मामा के घर, वहाँ जा रहे थे, तो सोनिया को भी साथ लेकर जा रहे हैं। ससुर ने कहा कि यह बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे पति ने कहा, क्यों नहीं जाएगी, जाने दो इसे, पूरा दिन कमरे में बैठी बेचारी उदास रहती है, हमारे साथ जाएगी तो दिल बहल जाएगा इसका। पापा जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे ससुर ने नंद का हाथ पकड़ा और उसको घसीट के अपनी तरफ कर लिया और कहा, जाओ कमरे में चली जाओ। वह भी आगे से कुछ नहीं बोली कि मुझे जाना है, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी अजीब सी शक्ल बनाई।
पति ने मुझे कहा, तुम तो आओ। रास्ते में हम बातें करते रहे कि अगर साथ भेज देते इसे तो क्या हो जाता। मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति ने कहा, अपनी बेटी नहीं है ना, इसीलिए जरूरत से ज्यादा इसकी हिफाजत करते हैं क्योंकि यह उनके दोस्त की बेटी है। दोस्तों, मैंने पति से पूछा, क्या मतलब दोस्त की बेटी है? आप लोगों ने तो मुझे यह बात कभी भी नहीं है। आप लोगों ने तो मुझे यह बात कभी भी नहीं बताई। तो मेरे पति ने कहा, नहीं बताई, बस इस तरह की बात जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। नंद और भाभी में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, फिर तुम उसको इस बात का ताना दे देती तो उसका तो दिल टूट जाता है ना। मैंने उनसे कहा, मुझे यह बताओ, यह किसकी बेटी है? वैसे मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी को उसकी मजबूरी के ताने दूं। मेरे पति ने कहा, बाबा का एक बहुत ही पुराना दोस्त है, उसकी बेटी है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और यह उसकी जवान बेटी थी। बाबा दूसरे शहर जाते थे काम के सिलसिले में, तो उसी के पास रहते थे। एक दिन वापस आए तो उसको साथ ले आए थे। उसका बाप इस दुनिया से चला गया और उसको हमारे हवाले कर गया। यह मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि बाबा के दोस्त की बेटी है। मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत चल रही थी और सगाई भी हो चुकी थी। अगर नहीं हुई होती तो बाबा शायद इसी के साथ मेरी शादी करवा देते, क्योंकि वह कहते कि घर की बात घर में रह जाती और अपने दोस्त की बेटी के लिए अपने बेटे से बेहतर रिश्ता उनको कहाँ मिलता। लेकिन मैंने उसको कभी इस नजर से नहीं देखा। मैंने उसे एक दफा बहन कह दिया तो बहन मान भी लिया, नहीं तो मेरा शादी इसी से करवा लेते। लेकिन मैंने उसके बाद से उसको बहन की नजर से देखा और बहन ही समझा है। बाबा इसीलिए उसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहीं कल को उसकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई तो फिर उसके बाप को क्या जवाब देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। दोस्तों, मैंने कहा, क्या ख्याल करते हैं, वह इतनी ज्यादा डरती क्यों है? तो मेरे पति ने कहा कि डरती नहीं है, शर्म आती है, क्योंकि जाहिर है अभी भी यह घर उसका अपना नहीं है और फिर आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं और आपको किसी और के घर में रहना पड़े तो आप अपने घर जैसा तो नहीं रहते। मैंने कहा कि यह बात तो ठीक है, पर मेरे पति ने कहा कि तुम उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करना, वरना वह समझेगी कि हम उसकी कहानी सुनकर एक दूसरे को सुना रहे हैं और ऐसा अच्छा नहीं लगता। तभी तो मेरी नंद मेरे ससुर से इतना डरती थी। उनकी किसी बात से इनकार नहीं करती थी, उनके सामने कोई बात नहीं बोलती थी और उनको घर में आता देखकर परेशान भी हो जाती थी, चीजें इधर उधर करना शुरू कर देती थी। मेरी नंद की शक्ल भी ऐसी बन गई थी जैसे रात भर जगती हो। आंखों के नीचे काले निशान बन गए थे। शायद अपने बाप को याद करके बेचारी रात भर रोती थी। लेकिन फिर इस घर में एक दिन ऐसी बात हुई कि मैं कुछ और ही सोचने पर मजबूर हो गई। मेरी नंद कोई काम भी ठीक से नहीं करती थी, हर वक्त पड़ी रहती थी। उसे कोई काम कहने का भी दिल नहीं करता था। मैं ननद का कमरा साफ कर रही थी जब उसके बिस्तर पर मुझे एक ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये वही चीज थी जो मेरे ससुर की जेब से बरामद हुई थी और अब ये मेरी नंद के कमरे में उसके बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने कानों को हाथ लगा लिया, कुछ तो गड़बड़ थी। फिर मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो उनके कमरे में भी मुझे ये चीज मिली। ये हो क्या रहा था? मेरे पति को शायद बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन मर्दों से बात करने से पहले मुझे ये बात अपनी नंद से करनी थी। वो मुझे बता सकती थी। मैंने वो चीज उसे दिखाई और कहा कि तुम्हारे कमरे से मिली है, अब मुझे बता दो क्या चल रहा है। आधी बात तो मुझे पता चल गई है, अब मुझे बाकी की बात भी बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, मेरी ननद पहले ही डरी हुई थी। मैंने भी उस पर गुस्सा कर दिया, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मुझे इससे प्यार से बात पूछनी चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है? तुम मुझे बता दो। मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं किसी भी मौके की तलाश में नहीं थी। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसको कभी खुश नहीं देखा था। अगर उसके साथ इस घर में कुछ बुरा हो रहा था तो मैं उसकी मदद कर सकती थी। और मेरा पति भी बुरा आदमी नहीं था। मैं उसे कहती तो वह भी मेरी मदद करता और अपने बाप को भी कहता कि यहाँ पर इसके साथ बुरा हो रहा है। इसलिए मैं उसे बार बार पूछ रही थी। फिर उसको भी मुझ में पर विश्वास आ ही गया और उसने शायद मुझे बताने की ठान ली थी। वह रोने लगी। इसका मतलब कोई बात जरूर थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने बिठा लिया, उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और मैंने कहा कि देखो, मुझे बहन समझकर सारी बात बता दो, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कान में बात बता दो जो तुम्हारे दिल में है, और बता नहीं सकती तो लिखकर बता दो मुझे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी, किसी बात पर नहीं आ रही थी। दोस्तों, लेकिन आखिरकार वह बोल ही उठी और फिर उसने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने कमरे में गई और उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। उसने कहा कि ये सारी हकीकत का सबूत है, इसके बिना तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने अपने आंसू साफ किए और फिर उसके आंसू भी साफ करके बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शाम को मेरा पति आया तो मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है खाना खाने के लिए। मेरा पति कहने लगा कि खाना घर में बना हुआ है, फिर बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है, बिरयानी बनी है। मैंने पति को आंखों से इशारा किया और कहा कि मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर खाना खाना है। वह मुझे घर से बाहर ले गया और हम जाकर एक होटल में बैठ गए। वहाँ मैंने अपने पति को सारी बात आराम और सुकून से सारी बात बता दी। वह चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि यह पब्लिक प्लेस थी, लेकिन आखिरकार उसने मुझे गुस्से से कहा, तुम मेरे बाप पर इल्जाम लगा रही हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैंने अपने बाप से कहा कि आपकी दूसरी शादी करवा देते हैं तो उसने इनकार कर दिया। जब औलाद खुद बाप की शादी करवाने को कहे फिर भी बाप इनकार कर दे, ऐसा होता है क्या? मेरा बाप बहुत ही नेक इंसान है। मैंने वो कागज का टुकड़ा अपने पति के सामने रख दिया और कहा, ये देख लो अपने बाप की अच्छाइयाँ। वह डॉक्टर की रिपोर्टर्स थी जिनके मुताबिक मेरी नंद का एबॉर्शन करवाया गया था, और एबॉर्शन करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मेरे पति का मुंह लटक गया, लेकिन मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे तो इस सब पर गुस्सा आ रहा था कि किसी की बेटी के साथ ऐसा करना कौन सी इंसानियत है। उसका ख्याल करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में पति के नाम के जगह मेरे ससुर नाम लिखा था। मेरा पति हैरान रह गया। दोस्तों, फिर मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा, आपके पापा इस लड़की को लेकर आए जरूर थे, लेकिन बेटी बनाकर नहीं बल्कि पत्नी बनाकर। वह इस लड़की से शादी करके लाए थे और इन दोनों का शादी हुआ है, लेकिन आपसे ये बात छुपा रहे थे। और ये लड़की पहले दिन से इनसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये तो उनको अपने बाप की जगह रखी हुई थी। इन्होंने इससे शादी भी धोखे से किया है। उसके मरते हुए बाप के सामने यही कहा था कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, लेकिन बाद में नियत खराब हो गई और इसे शादी करके अपने साथ ले आए। मेरे पति हैरान रह गए और मैं भी बहुत दुख में थी। मैंने कहा, आपके बाप ने इससे धोखे से शादी किया और अब इसे बहुत मारते भी हैं। इससे औलाद नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि फिर जमाने वालों को पता चल जाएगा। इस बेचारी का 2 दफा एबॉर्शन करवा चुके हैं। इस किस्म के इंसान हैं आपके पापा जी। मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, अब आप जाने और आपके काम जाने। लेकिन इस लड़की की मदद कीजिए, वह बेचारी बहुत तकलीफ में है। मेरे पति एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप जैसे गुस्सा पी गए। अगले दिन उसने मेरे ससुर की परवाह किए बिना सोनिया को घर से बाहर निकाला और मुझे भी लेकर उसी होटल में वापस आ गया। वह हमारे सामने बैठी थी। दोस्तों,
मेरे पति ने कहा, मुझे सारा कुछ पता चल गया है और अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। देखो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ एक लाइन में साफ साफ बता दो कि तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो या नहीं। बस तुम मुझे इतना बता दो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह बात अच्छी थी कि मेरे पति भी मेरी बात मान गए थे और उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब तक वह खुद हमारे साथ नहीं खड़ी होती, हमें नहीं बताती कि वह क्या कुछ सहन करती रही है, जब तक वह खुद बयान नहीं देती, हम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे मजबूत होना था। यह न होता तो वह आखिरी वक्त डर जाती, तो फिर केस कमजोर हो जाता है। उसने कहा, यह शख्स मेरे बच्चों का कातिल है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पति ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे पति ने सोनिया को मेरे हवाले किया और कहा, जब तक यह परेशानी चल रहा है तुम इसे अपने कमरे में रखना, मैं बाहर सो जाया करूँगा। इसे बाबूजी के पास बिल्कुल न जाने देना, कहीं वह फिर इस पर हाथ न उठाए। और मेरे पति ने मेरे ससुर को सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गए। उसने कहा, हम लोग सोनिया की तरफ से आपके खिलाफ तलाक का केस डालेंगे। अगर आप खुद ही उसे तलाक दे देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना यह बात सारे परिवार को पता चल जाएगी। मेरे ससुर जिद पर उतर आए और कहने लगे, कर लो जो करना है। मेरे पति ने सोनिया की मदद की और तलाक का केस डाल दिया। जब लड़की ने कह दिया कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर किसी बात का जवाब बनता ही नहीं था। इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, लड़की ने बताया कि मेरा एक मामा है, मुझे उसके घर छोड़ आओ। मामा भी बहुत बूढ़ा था, लेकिन उस घर में एक बेटा था जिसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं पर बैठे हमने मशवरा किया और सोनिया की शादी उसके मामा के बेटे से करवा दी। उसके मामा ने उसे गले से लगा लिया और अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर रोने लगा। उसका बेटा भी अच्छा इंसान मालूम होता था। अब सोनिया वहीं पर रहती है और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही है। मेरे ससुर घर में ही रहते हैं और हमें खा जाने वाली नजरों से देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरफ से हमारे यहाँ भी उम्मीद है और सब कुछ ठीक जा रहा है। वह हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने उनके हाथ से निवाला छीन लिया, लेकिन हमने बहुत अच्छा किया। मेरा पति अभी भी कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बाप ऐसा कर सकता है। शायद मेरी माँ को भी इस बारे में पता चल गया था, तभी वह बीमार होकर दुनिया से चली गई। यह तो मेरी माँ को भी इस दुनिया से भेजने वाला है, इसलिए यह सब कुछ किया है। हम समझ रहे थे कि बड़ा अच्छा आदमी है, किसी की बेटी को लेकर आया अपनी बेटी बनाकर, लेकिन अपनी बेटी बनाकर नहीं लाया था, अपनी पत्नी बनाकर लाया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।